गरीब दर्जी माँ की 5 बेटी का पत्तों का गाउन। सुमन जल्दी जल्दी सिलाई मशीन पर कपड़े सिल रही होती है, तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। सुमन घर पर हो क्या? जी हाँ, अंदर आ जाइए। अरे पल्लवी जी, आप यहाँ पर? गाउन सिल गया क्या सुमन? जी हाँ पल्लवी जी, ये लीजिए, जैसा आपने बताया था मैंने वैसा ही सिला है। अरे वाह सुमन, तुमने तो कमाल ही कर दिया, कितना बढ़िया गाउन सिला है तुमने, वो भी परफेक्ट फिनिशिंग के साथ। तुम इतने अच्छे कपड़े सिलती हो, तुम्हारे सिले हुए कपड़े अच्छे खासे ट्रेलर को टक्कर दे सकते हैं। तुम बाजार में अपनी एक ट्रेलर की दुकान क्यों नहीं खोल लेती? इससे तुम ज्यादा पैसे भी कमाओगी और तुम्हारी सिलाई की पहचान भी बढ़ेगी, जिससे तुम अपनी 5 बेटियों को अच्छी जिंदगी भी दे सकोगी। पल्लवी जी, कौन सी माँ अपनी बच्चियों को अच्छी जिंदगी नहीं देना चाहती, मगर एक टेलर की दुकान खोलने के लिए हुनर के साथ पैसे भी चाहिए, जो कि अभी मेरे पास नहीं है। मैं गरीब दर्जी दिन रात कपड़े सिलकर भी बस इतना ही कमा पाती हूँ जिसमें 2 वक्त की रोटी अपनी बच्चियों को खिला सकूं। ऐसा कहते हुए सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुमन के हाथों में कपड़े सिलने का गजब का हुनर था और उसका अच्छा काम ही उस गरीब दर्जी के पास ग्राहकों को खींच कर ले आता था, मगर दिन रात की मेहनत के बाद भी उसे कुछ ज्यादा नहीं मिलता। कुछ सालों पहले सुमन की शादी रमेश से हुई थी, जिसे सुमन 5 बेटियों की माँ बन गई। रमेश ने कभी अपनी जिम्मेदारी को समझा ही नहीं। वो एक नंबर का दारूबाज था। ऐसे में अपनी 5 बेटियों का पेट पालने के लिए वो गरीब माँ हालात से मजबूर हो गई थी और घर में कपड़े सिलने लगी। दर्जी के उस काम से सुमन जो 2 पैसे कमाती, वो बेटियों की भूख मिटाने में खर्च हो जाते, जिस कारण सुमन अपनी बेटियों के लिए साल भर में भी 2 जोड़ी कपड़े भी नहीं दिला पाती। मगर उस दिन जब उसकी बेटियों ने वो गाउन देखा तो वह उम्मीद से बोली, माँ, पल्लवी आंटी ने वो झमरे वाली फ्रॉक किसके लिए बनवाया था? 7 साल की सोनी के मुंह से गाउन का अजीबोगरीब नाम सुनकर सुमन अपनी बेटी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, सोनी, उस झबरे वाली फ्रॉक नहीं बल्कि उसे गाउन कहते हैं, और पल्लवी आंटी ने वो गाउन अपनी बेटी के लिए सिलाया था। माँ, मुझे भी वैसा ही गाउन पहनना है, मुझे भी वही पहनना है। हाँ माँ, हमें भी वैसा ही गाउन चाहिए। आप ही बताओ माँ, आखिर कब तक आपकी बेटियाँ ये फटे चिट्टे कपड़े पहनकर घूमते रहेंगे? जब हम अपने जैसे बाकी लड़कियों को नए नए कपड़े पहनकर घूमता हुआ दिखती है ना माँ, तो हमारा भी बहुत मन करता है कि हम भी नए कपड़े पहने। बोलो ना माँ, तुम हमारे लिए वैसा गाउन सिलोगी ना माँ? बोलो ना माँ। अपनी 5 साल की मासूम बच्ची की जिद पर उस गरीब दर्जी की माँ की आंखों में आंसू भर आते हैं और वह अपनी बेटी पिंकी को गले से लगाकर कहती है, हाँ पिंकी, तुम्हारी ये दर्जी माँ तुम सबके लिए गाउन जरूर सिलेगी, जरूर सिलेगी। कई दिनों तक दिन रात लोगों के कपड़े सिलकर सुमन अपनी बेटियों की एक ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जैसे तैसे पेट काट कर थोड़े पैसे जमा करके गाउन सिलने के लिए थान का कपड़ा खरीदने बाजार जाती है। ये कपड़ा गाउन सिलने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। भैया, ये थान का कपड़ा कितने का है? अरे ये एक पूरा टुकड़ा 500 का है। ये थान का कपड़ा तो बहुत ही ज्यादा महंगा है। अरे मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। भैया ठीक ठीक लगा लो। मैं क्या यहाँ पर भजिया बेच रहा हूँ जो भाव घटा दूं? हाँ, सिल्क का कपड़ा है तो महंगा होगा ही। चलो उठ और जा यहाँ से, ये कपड़ा खरीदना तेरी औकात में नहीं है। ऐसा बोलकर वह घमंडी दुकानदार सरे बाजार सुमन को धक्के मारकर वहां से भगाने लगता है। अरे भाई साहब, आप इस तरह से मुझे धक्का क्यों दे रहे हैं? मैं तो जा ही रही हूँ। अपने आंसू पोंछकर सुमन आगे बढ़ जाती है, जहाँ वो एक सुंदर सा गाउन टंगा हुआ देखती है। ये गाउन तो बहुत ही सुंदर है। सुनो भैया, जरा ये गाउन तो दिखाना। दुकानदार गाउन सुमन को दिखाते हुए कहता है, ये सिंड्रेला गाउन है, पूरे 2000 का है। 2000 की कीमत सुनकर सुमन के शब्दों में हिचकिचाहट भर जाती है और वो अपनी मुट्ठी में दबाए हुए 200 रुपए को देखने लगती है। मेरे पास सिर्फ 200 रुपए हैं। अरे तो तुझे 2000 की चीज 200 रुपए में चाहिए? एक काम कर, जा फुटपाथ पर जा। तो जैसे गए गुजरे के लिए बाजार के बाहर फुटपाथ पर दुकान लगती हैं। सुमन उदास मन से एक जंगल में आकर बैठ जाती है। मेरी बच्चियों ने जिंदगी में मुझसे पहली बार कुछ मांगा है। मेरी बेटियां उम्मीद लगाए हुए मेरा इंतजार कर रही होंगी और जब वह अपनी गरीब दर्जी माँ को खाली हाथ घर लौटता हुआ देखेंगी तो उनकी उम्मीद टूट कर बिखर जाएगी। तभी अचानक सुमन की नजर अपने चारों तरफ लगे घने पेड़ों पर जाती है, जो कि बड़े और चमकीले पत्तों से भरे हुए होते हैं, और सुमन को अपनी बेटियों की ख्वाहिश पूरी करने का जरिया मिल जाता है।
ये पत्ते कितने चौरस और मजबूत भी हैं। मैं इन पत्तों से अपनी बेटियों के लिए गाउन और भी बहुत से कपड़े बना सकती हूँ। अब बिना देर किए वह चौड़े मजबूत पत्तों को तोड़कर घर ले आती है और गाउन सिलना शुरू कर देती है। गाउन सिलते वक्त उस गरीब दर्जी माँ के मन में बाजार में दुकानदारों की कई बातें दौड़ रही थी जो उसके दिल पर जा लगी थी। शायद उन्हीं कड़वी बातों का निश्चय था कि सुमन पत्तों से अपनी बेटी पिंकी के लिए बहुत ही सुंदर सा गाउन सिलती है, जिसे पहनकर पिंकी बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अरे वाह मेरी प्यारी दर्जी माँ, ये पत्तों से बना गाउन तो बहुत ही प्यारा है। ये तो उस गाउन से भी कहीं ज्यादा सुंदर है। माँ मेरे लिए तुम पत्तों वाली फ्रॉक सिल दो, मुझे वही पहनना है। माँ मेरे लिए आप इन पत्तों से एक सुंदर सा सूट सिल दो। माँ अगर गीतू दीदी सूट पहनेगी तो आप इन पत्तों से मेरे लिए भी गीतू दीदी की तरह सुंदर सा सूट सिल देना। मगर तुम सबने तो कहा था कि तुम्हें गाउन पहनना है, फिर अब क्या हुआ? हाँ माँ कहा था, मगर हम पांचों बहनें अगर पत्तों का गाउन पहन लेंगे तो एक जैसी लगेंगी, और अगर हम इन पत्तों से अलग अलग कपड़े सिलवाएंगे तो हम एक दूसरे के कपड़े मिल बांट कर एक दूसरे से बदल कर भी पहन सकते हैं, जिससे तुम्हें हमारे लिए कपड़े नहीं खरीदने पड़ेंगे और पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ेंगे। सोनी की सयानों भरी बातें सुनकर सुमन की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, मेरी समझदार बेटी अपनी माँ की तकलीफों को कितना समझती है। सुमन अपनी पूरी मेहनत अपनी बेटियों के लिए उन पत्तों से सुंदर सुंदर कपड़े सिलने में डाल देती है और वह अपनी पांचों बेटियों के लिए बिना पैसे खर्च किए सभी के लिए पत्तों से खूबसूरत कपड़े सिल देती है। देखो माँ हमारी मुनिया भी ये पत्तों का फ्रॉक पहनकर कितनी खुश है, कैसे हाथ पैर से खेल रही है। अब सुमन की बेटियां जैसे ही पत्तों का सिला हुआ गाउन सूट पहनकर अपने घर से बाहर निकलती हैं तो गली कूचे के लोगों की नजर उन पांचों पर टिक जाती है, जिससे कि सभी के घर के बच्चे उनके जैसे पत्तों के कपड़े पहनने की जिद करने लगते हैं, जिससे कि अब उस गरीब माँ की कमाई का जरिया बढ़ता है और धीरे धीरे अब सुमन के सिले गए पत्तों के कॉस्ट्यूम उसके घर से गली और गली से बाजार भर में छा जाते हैं। और एक दिन एक बड़ी महंगी सी गाड़ी उस गरीब दर्जी के घर के दरवाजे आकर रुकती है और एक अमीर लड़की अंदर आती है जिसके कपड़े बहुत ही मॉडर्न थे। नमस्ते सुमन जी, आप मुझे नहीं जानती मगर आपकी ड्रेस डिजाइन से हर जगह आपका ही नाम है। मैं एक ड्रेस डिजाइनर हूँ, मगर आपने पत्तों के कपड़े डिजाइन करके एक अलग क्रिएटिविटी दिखाई है। मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए काम करें। मैं आपको पत्तों वाला ड्रेस मटेरियल दूंगी, आपको मेरे लिए ड्रेस बनानी होगी। ये रहे आपके एडवांस के 2 लाख रुपए। सुमन ने अपनी अब तक की जिंदगी में अपने हाथों में पहली बार 2 लाख रुपए देखे थे, क्योंकि गरीबी में दिन रात आंखें गड़ाकर भी सिलाई में उसके हुनर के हिसाब से किसी ने उसे पैसे नहीं दिए थे। मगर किसने सोचा था कि उस गरीब दर्जी माँ की अपनी बेटियों की ख्वाहिश को पूरा करने की एक कोशिश उसकी जिंदगी में कमाई के बंद रास्ते भी खोल देगी। उस दिन से सुमन एक डिजाइनर के तौर पर पत्तों की तरह कपड़े सिलती है। आज हर तरह मॉल से लेकर दुकानों बाजारों में सुमन के सिले गए कपड़ों की मांग सबसे ज्यादा है। राखी ले लो राखी, सुंदर सुंदर राखी, फूलों वाली राखी, गुड्डे वाली राखी। फुटपाथ पर राखी बेचने वाली इस गरीब औरत का नाम सुमन है और एक महंगी सी गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से टीना और आलिया नाम की 2 अमीर घमंडी लड़की उतरकर उसके पास आती हैं। अरे सुनो जरा, कितने की बेच रही हो ये राखी? 10 रुपए की एक राखी है मैडम जी। क्यों, इन राखियों पर सोने का पानी चढ़ाया है क्या? एक राखी के 5 रुपए से 1 रुपए भी ज्यादा नहीं दूंगी। नाउ गिव मी 1 दर्जन राखी। माफ कीजिए मैडम जी, मगर मैं आपको 5 रुपए में एक राखी नहीं बेच सकती। 2 कौड़ी की गरीब फटीचर हमें राखी बेचने से मना करती है। एक तो फ्री फंड में इस फुटपाथ पर बाप का राज समझकर बैठ गई है राखियां बेचने के लिए। बस कीजिए मैडम जी, हम गरीब इज्जत और मेहनत की रोटी खाते हैं, मगर ये बात आप जैसे घमंडी अमीरजादी कहाँ समझेंगी। ये सुनकर टीना और आलिया गरीब सुमन की राखियां उठाकर रोड पर फेंक कर अपने सैंडल से उसे कुचलने लगती है। तभी वहाँ से गुजर रही एक गाड़ी वहाँ पर आकर रुक जाती है, जिसमें से अर्पिता नाम की एक अमीर औरत उतरकर वहाँ पर आती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि गरीब सुमन की अपनी जेठानी होती है। उठो सुमन, ये सब क्या है? तुम इस हालत में इस फुटपाथ पर? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अपनी जेठानी को देखकर गरीब सुमन उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। अर्पिता दीदी,
मैं गरीब तो बस ये राखी बेचकर अपने बच्चों के लिए थोड़ी खुशियाँ खरीदना चाहती थी। मैंने राजू और गुड्डी को वादा किया था, अब मैं अपना वादा कैसे निभाऊंगी? अगर सुमन की जेठानी इतनी अमीर है तो आखिर क्यों सुमन फुटपाथ पर बैठकर राखियां बेच रही है? माँ जी, आरती की थाली तैयार हो गई है, बस अब तो देवरानी जी के आने का इंतजार है। अर्पिता आज बहुत खुश है क्योंकि आज उसके देवर प्रवीण की शादी सुमन से हुई है। मगर अर्पिता की सास शारदा इस शादी से जरा भी खुश नहीं होती क्योंकि अर्पिता अमीर खानदान से आई है और उसका ससुराल भी हर तरह से समृद्ध है। मगर सुमन गरीब घर से है। अर्पिता खुशी से भरकर दरवाजे पर खड़ी अपनी देवरानी की आरती उतारती है। मेरी प्यारी देवरानी, अपने शुभ पैरों से गृह प्रवेश करके अंदर आ जाओ। गृह प्रवेश के बाद सुमन अपनी सास शारदा का आशीर्वाद लेती है। माँ जी, सुमन को आशीर्वाद तो दीजिए। सदा सुहागन रहो। अर्पिता बहू, मैं कमरे में जा रही हूँ। फिर सुमन अपनी जेठानी के भी पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है। अरे मेरी प्यारी देवरानी, ये क्या कर रही हो? अपनी बहन जैसी जेठानी को आदर दे रही हूँ, क्योंकि आपकी वजह से ही आज मैं इस घर की बहू बन पाई हूँ। अमीर और गरीब घर से होने के बावजूद भी दोनों देवरानी जेठानी के बीच बहनों जैसा प्यार और लगाव था। थोड़े ही दिनों में राखी का त्योहार आ गया और उस दिन अर्पिता प्रवीण को राखी बांधती है। लाइए प्रवीण भैया, हाथ आगे बढ़ाइए। मेरी प्यारी देवरानी, तुम यही सोच रही हो ना कि मैं देवर जी को राखी क्यों बांध रही हूँ? वो क्या है ना, मेरा अपना कोई भाई नहीं और मायके में मुझे माँ का आंचल और पिता का प्यार तो मिला, मगर भाई बहन की कमी हमेशा महसूस हुई। और फिर इस घर की बहू बनकर मुझे देवर के रूप में भाई और देवरानी के रूप में बहन भी मिल गई। ये सुनकर सुमन नम आंखों से कहती है, जेठानी जी, मेरा भी कोई भाई नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारी जेठानी है ना, तुम मुझे राखी बांध दो। राखी का त्योहार भाई बहन का अटूट बंधन होने के साथ अधूरे रिश्ते का पूरक भी है। अर्पिता बहू, सुमन तेरी देवरानी है, मगर है तो गरीब घर की, इससे इतना घुलना मिलना ठीक नहीं। अर्पिता अपनी सास की एक नहीं सुनती। गुजरते वक्त के साथ सुमन गुड्डी और राजू की मां बन जाती है। और फिर अर्पिता अगले 2 सालों के लिए मेरी पोस्टिंग दिल्ली में हो गई है। मैंने निशु का नाम यहाँ के स्कूल से ट्रांसफर करके दिल्ली में लिखवा दिया है। तुम सामान पैक कर लो। मगर राजीव, मैं नहीं जाना चाहती। जेठानी जी, मैं जानती हूँ आप इस घर को और मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहती, मगर जेठ जी को आपके साथ की जरूरत है। उस दिन दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे से अलग हो जाती हैं और 2 दिन के बाद ही शारदा बेहोश हो जाती है और डॉक्टर द्वारा की गई जांच में शारदा को कैंसर होने का पता चलता है। शारदा की जान बचाने में प्रवीण घर और व्यापार को बेचकर पैसा लगाता है। अर्पिता के जाने के बाद उसकी गरीब देवरानी को अपने परिवार समेत दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती है। तभी उन्होंने सड़क बनते हुए देखा और फिर सुमन तारकोल से एक घर बना देती है। वहीं गरीबी में गुजारा करने के लिए प्रवीण सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर लेता है। 6 महीने बाद फटी चिटी साड़ी में बैठी सुमन मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही होती है। तभी 5 साल की गुड्डी उसके पास आकर पूछती है, माँ, बहुत भूख लगी है, आपने खाने में क्या बनाया है? रात की सब्जी बची हुई थी, इसलिए बस रोटी बनाई है। सुमन रोटी सब्जी प्लेट में डालकर गुड्डी को खाने के लिए दे देती है। माँ, सब्जी तो खराब हो गई है। कोई बात नहीं गुड्डी बेटी, तू ये सब्जी मत खा, बन्नी में से एक अचार ले ले। नहीं नहीं, आप रोज रोज गुड्डी को अचार रोटी ही खिलाते हो। ना तो हमारे पास रहने के लिए अच्छा घर है, ना ही खाना, मुझे सब्जी खाना है। ठीक है, मैं बाजार से आलू खरीद कर लाती हूँ। माँ, मैं भी आपके साथ बाजार चलूंगी। माँ, अगर गुड्डी आपके साथ बाजार जाएगी तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। सुमन अपने दोनों बच्चों राजू और गुड्डी को साथ लेकर बाजार आती है। पूरा बाजार रंग बिरंगी सुंदर सुंदर राखियों से सजा हुआ होता है। तभी अचानक एक राखी की दुकान के बाहर रुककर गुड्डी अपनी माँ का हाथ खींचते हुए राखी खरीदने की जिद करने लगती है। माँ, मेरे लिए एक राखी खरीद दो ना, मैं ये राखी राजू भैया को बांधूंगी। गुड्डी बेटी, ये दुकान वाली राखियाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। घर चलकर मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से सुंदर सी राखी बना दूंगी। असल में सुमन के पास राखी खरीदने के पैसे नहीं होते हैं। राखी ना खरीदे जाने पर गुड्डी और राजू उदास मन से अपनी माँ के साथ घर आ जाते हैं, जहाँ उसका पति प्रवीण बैठा हुआ होता है। अजी आ गए आप, क्या बात है, इतने परेशान क्यों हैं? ये लो सुमन, मेरी इस महीने की तनख्वाह। अजी ये तो सिर्फ 1000 रुपए है, इससे क्या होगा? सुमन, सेठ ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। ये अमीर अपनी गलती भी हम गरीबों के सर मर देते हैं। अब सेठ की गाड़ी के शीशे पर खरोच लगी थी,
और उसके भरपाई में उसने मेरी तनख्वाह से 9,000 रुपए काट लिए। मैंने आवाज उठाई तो उसने मुझे काम से ही निकाल दिया। एक गरीब को रोजी रोटी कमाने के लिए हर दिन बहुत सी कठिनाइयां झेलनी पड़ती है। प्रवीण एक अमीर शख्स के यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा था, जिसके बदले उसे महीने के 10,000 रुपए मिल रहे थे, जिससे अब तक घर का दाना पानी चल रहा था। मगर अब सुमन के सामने ये परेशानी आकर खड़ी हो गई थी कि महंगाई से भरे इस दौर में आखिर वो क्या करेगी। क्या करूं? इस 1,000 रुपए से घर का राशन भरवाऊं या नहीं? मुझे ये 1,000 रुपए ऐसे काम में लगाना चाहिए जिससे घर की रोजी रोटी चले। सुमन गंभीरता से सोचने लगती है कि 1,000 रुपए से आखिर वो क्या करे। और फिर राखी आने वाली है, क्यों ना मैं इस त्योहार में राखियां बनाकर बेचूं? उसी शाम सुमन राखी बनाने के लिए फूल, मोतियां, गोटे, धागे खरीद कर लाती है और रात भर जागकर ढेर सारी राखियां बनाकर उन्हें बेचने जाने लगती है। तभी राजू अपनी माँ को उम्मीद भरी नजर से देखकर कहता है, माँ, इस साल हम राखी का त्योहार धूमधाम से मनाएंगे ना? माँ, हमारे भी घर में इस बार राखी के त्योहार पर मीठी मीठी गुजियां बनेंगी ना? अपने गरीब बच्चे की इस ख्वाहिश पर सुमन का दिल भर आता है और उसका दर्द आंसू के रूप में छलक पड़ते हैं। हाँ मेरे बच्चों, मैं तुमसे वादा करती हूँ, इस बार तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए सब कुछ बनाएगी। अपने बच्चों को दिए गए वादे को पूरा करने के लिए आपकी गरीब देवरानी इस फुटपाथ पर आ पहुंची। बस सुमन, मेरी देवरानी को जितने दुख दर्द झेलने थे वो हो गया, अब और नहीं। इसके बाद अर्पिता सुमन को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर घर ले आती है। तभी अर्पिता का बेटा निशु अपने हाथों में लिया गिफ्ट गुड्डी को दे देता है। गुड्डी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अब जल्दी से मुझे राखी बांधो मेरी बहन। मगर मेरे पास आपको बांधने के लिए राखी नहीं है निशु भैया। तुम्हारी ताई जी के पास अपनी प्यारी गुड्डी के लिए ढेर सारी राखी है, मगर इससे पहले गुड्डी पहनेगी ये परी वाली प्यारी फ्रॉक। अर्पिता गुड्डी को नए कपड़े पहनाती है और फिर गुड्डी खुश होकर निशु और राजू को राखी बांधती है। और फिर अर्पिता डबडबाई आंखों से अपनी देवरानी को कहती है, देखो सुमन, तुमने जो मेरे हाथों पर राखी बांधी थी, मैंने उसका मान रखा और इस बार अपनी दीदी की कलाई पर राखी नहीं बांधोगी। सुमन खुश होकर अपनी जेठानी को राखी बांधती है और अर्पिता अपनी देवरानी के परिवार को राखी के उस रोज दिल्ली ले आती है। और राखी का त्योहार केवल भाई बहन के अटूट बंधन का ही नहीं, बल्कि वो बंधन भी है जो धागे से ज्यादा दिल के एहसास से जुड़ा है।